वीडियो बन रुके नहीं, आप आगे चल जाएंगे सर, रास्ता दे दें प्लीज, रोकेंगे नहीं। जाकर क्या साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? जान मोहम्मद साहब तुसी कुछ कहोगे? प्लीज भैया तो आप आगे हो जाए। कोई स्टेटमेंट वगैरह देना चाहते हो तो दो। जाकर जाफर साहब ये नहीं समझते ना करता गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक दफ़ा फिर नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक। आइंदा आप ये कहें कि 72 घंटे बहुत अहम है इस केस में। वो किस तरह, वो आपके सामने मैं रखूँगा। सवालात हैं, तकरीबन 8 से 10 सवालात हैं जो इस केस से मुतल्लिका भेजे गए हैं मुझे। उन सवालात के जवाबात आपके सामने रखूँगा। एक दो चीज़ें आपको बता दूँ कि इस केस में दो समातें जो है आइंदा आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 रोज़ में जो समातें होनी हैं, एक कल 8 बजे समात शुरू होनी है और एक मंडे को 8 बजे समात शुरू होनी है। पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि इस केस में 2 समातें तकरीबन इकट्ठी आ रही हैं और उसमें उसके पीछे वजह जो है एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने यही बताई थी कि उस केस में क्योंकि कंक्लूड करना है तो इसलिए अब जो है वो साथ साथ इसकी समातें रखी हैं। कल क्या होना है वो बता के फिर आज 7-8 सवालात हैं उनके जवाब मैं देता हूँ। कल एक तो जो शौकत मुकद्दम है उनका बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, उस पर जरा भी काली हो जाएगी। इसके अलावा जो 3 दरखास्तें हैं, तो एक दरख्वास्त है 3 डॉक्टर्स को तलब करने की, जो थेरेपी वर्क की दरख्वास्त है उस पे आर्गूमेंट्स होंगे। उस दरख्वास्त पे आईओ का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन अदालत ने तलब नहीं किया हुआ, तो लेकिन इसी की हद तक जो है वो मामला चलेगा। कल की हद तक जो चीज़ है मंडे को फिर डिटरमिन करेगी अदालत के आईओ का बयान रिकॉर्ड होना है और उसके बाद अगले फर्दर जो चीज़ें चलनी है। तो ये तो कल के केस की हद तक है कि कल क्या होने जा रहा है इस केस में, और मंडे को जो है वो ये 2 से 3 रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नूर मुकद्दम केस में। अच्छा, अब आते हैं कि सवालात क्या हैं। सवाल ये है कि शौकत मुकद्दम और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की स्टेटमेंट्स के बाद केस में और क्या होगा अगली प्रोसीडिंग में। इसमें एक तो स्टेटमेंट होनी है, इन पर जरा होगी, फिर आईओ स्टेटमेंट, जरा, उसके बाद फिर जो फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए उनकी जो मुल्ज़मान हैं उनकी जब बयानात या जो फाइनल आर्गूमेंट्स इसमें होने हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, डिफेंस साइड से, कंप्लेनेंट साइड से जो बयानात हुए, जो उन पर जरा हुई, जो आउटकम था उसका, उस सारे सिनेरियो को जो इसमें तफ्तीश हुई थी, चालान था, हर चीज़ मद्देनज़र रख के जो डिफेंस साइड और कंप्लेनेंट साइड इसको बाकायदा तौर पर आर्गू करेगी और उस पर बाद जो है वो केस कंक्लूड होगा। आपके मुताबिक केस कब ख़त्म होगा? मेरे मुताबिक तो केस जो है वो जल्दी ख़त्म होना चाहिए। अल्टीमेटली एक बड़ा हीनियस क्राइम है और सज़ा हो, जो भी हो, अदालत जो भी फ़ैसला करे, जो भी उसके सामने सबूत हों, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन अल्टीमेटली केस कंक्लूड होना चाहिए। लेकिन इस केस की हद तक मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल जो है वो नहीं हो रहा। मैं ये कहता हूं, आपको विटनेस हैं, देखा है हमने अपनी आंखों से कि ये केस जो है इससे ज़्यादा स्पीडी ट्रायल नहीं हो सकता। जो केस ये चल रहे हैं इससे ज़्यादा स्पीडी ट्रायल नहीं हो सकता जो हमारा
करंट जो सिस्टम है, बेशक जो मर्जी है कह लें, को प्राइम मिनिस्टर कह ले कि यार ये करना है, लेकिन जो जज बैठा होता है उसने कानून को देखकर उसको लेकर आगे चलना होता है हर चीज़ को। आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस क्या एप्लीकेशंस आ रही होती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ये स्पीडी ट्रायल चल रहा है। केस कब ख़त्म होगा? मेरा ख्याल है जनवरी एंड तक ये केस ख़त्म होना चाहिए, एक आध वीक आगे पीछे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर हाई कोर्ट की दी हुई डेडलाइन तक केस नहीं ख़त्म होगा तो सेशन कोर्ट में और टाइम मांग सकते हैं या नहीं। इस हवाले से ये है कि बिल्कुल कानूनी तौर पर तो डेफिनेटली जब कोर्ट जब डायरेक्शन दी होती है उस डायरेक्शन में केस कंक्लूड नहीं होगा तो अदालत जो ट्रायल कोर्ट है उसने हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी है कि मज़ीद टाइम दिया जाए। लेकिन अदालत ने जो हाई कोर्ट है कह रखा है कि आप इसको कंक्लूड करें, मीन कि जनवरी एंड तक कंक्लूड करें। तो जो जज साहब हैं लास्ट हियरिंग पे 5 जनवरी को उन्होंने कहा था कि हमने ये कंक्लूड करना है, इसलिए इस केस को आगे हफ्ता और मंडे को 2 कंसेक्टिव जो तकरीबन जो इकट्ठे रखा गया है इस केस को, उसकी वजह भी यही है। तो मेरा ये ख्याल है कि कानूनी तौर पर वो एक्सटेंड करवा सकते हैं डेडलाइन, लेकिन कंक्लूड मेरा ख्याल है हो जाएगा। अगर ना हुआ तो फिर एक्सटेंड करवानी पड़ेगी। यहाँ पे इस्लामाबाद का ये फरिश्ता कत्ल केस है, उसमें 3 दफ़ा जो है डायरेक्शन देनी पड़ी कोर्ट को, पहली दी, ख़त्म हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो ये सिचुएशन है। उसके बाद अगला सवाल है, लायर सिकंदर जुल्करनैन और जाफर फैमिली ने हायर किया है जज के लास्ट जजमेंट के मुताबिक, तो वो स्टेट काउंसिल कैसे हैं? तो इस तरह है कि जो अदालत का जो लास्ट ऑर्डर है उससे बज़ाहिर यही लगता है कि वो इस केस में जो हायर किए गए हैं जो अदालत के ऑर्डर के मुताबिक बज़ाहिर ऐसे लगता है। तो स्टेट काउंसिल क्यों कैसे हैं? तो बुनियादी तौर पर जब पहले रोज़ को सिकंदर जुल्करनैन सलीम आए थे, उन्होंने आर्गू करना या केस में शामिल होने की कोशिश की थी, तो अदालत ने वकालतनामा मांगा था। फिर वकालतनामा का कहा कि दस्तखत होंगे, दस्तखत नहीं हुए। तो अल्टीमेटली जब जो अक्यूज़्ड है, जिसकी तरफ से आप वकील जो है वो बोल रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं कि उसका वकालतनामा होना ज़रूरी है, तो फिर वहाँ पे अकरम कुरैशी साहब ने अदालत को वैसे ही ओपन कोर्ट में ये कहा था कि आप इनको जो स्टेट काउंसिल कर दें। तो अदालत ने देन मतलब ये है कि स्टेट काउंसिल से यार भी हैं इसमें, और फिर इनको स्टेट काउंसिल डिक्लेयर कर दिया कि अगर फैमिली इस तरह भी करना चाहती है तो नो प्रॉब्लम, वो अपना फेयर ट्रायल या चीज़ें जितनी भी हैं वो कर सकते हैं। तो इसलिए स्टेट काउंसिल जो है वो इनको रखा गया है। इसके अलावा लास्ट प्रोसीडिंग में डिफेंस काउंसिल ने कहा था कि ट्विटर पर उनको लोग गालियां देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? बिल्कुल बड़ी वाज़ेह राय है मेरी, किसी को किसी टाइम पे भी गालियां देने का हक नहीं है। आप बिल्कुल किसी के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी के फेल को ज़ालिमाना कह सकते हैं, लेकिन गालियां देना, गालम गलोच करना, बुरे अल्फाज से किसी को याद करना, कहना, बिल्कुल मेरा यह ख्याल है, मैं बिलीव नहीं करता। मैं ख़ुद भी ट्वीट करता हूँ, हमें भी तकलीफ होती है जैसे हीनियस क्राइम होते हैं, तो लेकिन हर एक बात करने का एक अंदाज होता है। अच्छे अल्फाज के साथ भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ऑथेंटिक बात करेंगे तो उसका असर एक गालम गलोच से ज़्यादा होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि गालम गलोच हल नहीं है। जो भी केस है कोर्ट के सामने, कोर्ट जो इसको डिसाइड कर देगी। तो बिल्कुल मेरा तो मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह है, और उनका जेन्युइन रीज़न है। वकील जो होता है वो डेफिनेटली प्रोफेशनल लायर है, उसको कोई भी हायर कर सकता है, किसी तरफ से भी वो केस की पैरवी कर सकता है। तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि आप ये करें और ये ना करें, गालियाँ भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने वही पॉइंट जो है अदालत के सामने उठाया था। थेरेपी वर्क्स को क्यों लगता है कि आईओ ने सही प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और उन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों दी हुई है? तो ये भी उनका, आप ये कहते हैं कि रेमेडी होती है, वो अवेल कर सकते हैं कि कानूनी तौर पर एक रेमेडी है वो अवेल कर सकते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि उनका जो बंदा था वो ज़ख्मी था, उनका जिक्र हर रिपोर्ट में मौजूद है, आईओ ने किया है, लेकिन उसके हवाले से जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स की जो राय थी या लीगल जो सारे मामला थे वो रिकॉर्ड पे वो कहते हैं कि उस तरह नहीं आए। तो इसलिए वो कहते हैं ये 3 डॉक्टर्स को बुलाकर सुना जाए। एक तो वो है, वो तो दरख्वास्त अलग है, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि जो आईओ ने जो नेगलिजेंस की है उनके बकौल जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है, एलिज्ड करते हैं, तो वो कहते हैं कि आईओ को भी इसकी सज़ा होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो कहते हैं जी इसका फ़ायदा जो है वो मरकज़ी मुल्ज़म को हुआ है, और मरकज़ी मुल्ज़म की हद तक भी उन्होंने इसलिए इस पर रिस्पोंडेंट बनाया हुआ है। तो ये वजह है इसमें
थेरेपी वर्क। लास्ट प्रोसीडिंग में फुल सीसीटीवी नहीं चली थी क्योंकि लॉयर्स ने खुद मान कर दिया था कि क्या बाद में अगर कोई केस कभी हाई कोर्ट में जाएगा तो सीसीटीवी वहाँ पे चल सकती है। तो इस मामले में अगर वैसे तो बात की जाए तो किसी डेफिनेटली वो चल सकती है, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन मुझे बाहिर ऐसे लगता है कि क्योंकि इसमें तकरीबन आलमोस्ट सब काउंसल्स जो है वो वहाँ पे कोर्ट में मौजूद थे, कोर्ट से बाहर भी निकाला गया जितने भी गैर मुतल्लिका लोग थे मीडिया को। तो इस दौरान अगर कंसेंसस से ये तय पाया है और कोर्ट ने ऑर्डर में एक ऑर्डर, क्योंकि मैंने नज़र से नहीं गुजरा, तो ऑर्डर में अगर कोर्ट ने ये लिख दिया है कि कंसेंसस से ये तय पाया है कि वो वीडियो ना खोली जाए, तो डेफिनेटली आगे किसी फोरम पे भी नहीं खोले जाएगी लेकिन जा सकती है। मतलब अगर किसी लम्हे ये कहा जाए कि नहीं वो ये मामला जो है कोई पॉइंट उठा दे कोई या किसी किस्म की सिचुएशन हो, तो ट्रायल कोर्ट में तो अब ये मामला फ़िलहाल कंक्लूड हो चुका है। ये जो CDR वो 42 आवर्स की खोलने और चलाने के हवाले से। अच्छा, इसके अलावा कानून के मुताबिक जो बाकी अक्यूज़ हैं उस केस में असमत ज़ाकिर घर के मुलजमान जो मुलाजिम हैं थेरेपी वर्क्स, उनके जुर्म के मद में नज़र रखते हुए कितनी सज़ाएँ जो है वो मुख्तलिफ हैं। मतलब जो मेन अक्यूज़ है उसकी सज़ा मुख्तलिफ है, बाकियों की मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। वो अदालत जो है वो यकीनन डिटरमिन करेगी कि किसकी क्या सज़ा बनती है, किसकी सज़ा बनती है, किसकी नहीं बनती। अल्टीमेटली अदालत जो है इस हवाले से तय करेगी। एग्जैक्टली वो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली कानून के मुताबिक जो दफ़ात लगी हुई हैं फ़लाँ दफ़ा में कितनी सज़ा बनती है, कितनी होनी है, ये अदालत ने फ़ैसला करना है। आपके मुताबिक नूर मुकदम केस और उस्मान मिर्ज़ा केस का सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है और इस केसेस में सज़ा में होनी कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ऐसे हीनियस क्राइम जो है, ज़ालमाना मर्डर भी हुआ है, दूसरी तरफ भी इस तरह का मामला है, सोसाइटी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर ऐसे केसेस में केसेस साबित हो जाएं तो केसेस में सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव पड़े हमारी सोसाइटी पर। जो इसमें अक्यूज़ड हैं, ख़ासतौर पर जो इस तरह के काम करते हैं लोग, उनको ये पता हो कि हमारी अदालतें, हमारा सिस्टम, हमारा जुडिशल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको कहीं नहीं छोड़ेगा, किसी लम्हे नहीं छोड़ेगा, उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो तब ये ऐसे मामला रुक सकेंगे। लेकिन जिस तरह उस्मान मिर्ज़ा केस में अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें हुई, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव सोसाइटी पर पड़ेगा। लोगों में ये आएगा कि किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी बहाने आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पे फर्दर भी बात करेंगे, कभी तफसील के साथ बात करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।